सेटिस्फेक्शन है, तो वो उसका सेटिस्फेक्शन है, जो जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। सो दीज आर द काइंड ऑफ वर्ड्स विच यू हैव टू राइट इन द एग्जाम। और किसी भी फिलोसॉफिकल का ऐसे का डायमेंशन निकालना इजी होता है। अभी आपको लग रहा है कि यार उसका डायमेंशन कैसे निकालूंगा, उसमें तो बहुत सिंपल चीज है, और और कि 30 वर्ड 40 वर्ड लिखने के बाद मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, कुछ बचेगा नहीं। तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। फिलोसॉफिकल ऐसे आर ऑल्सो क्वाइट इजी, और लेकिन बस ओनली थिंग इज दैट यू शुड प्रैक्टिस अबाउट मोर एंड मोर top philosophical titles, and try to bring out anything out of those philosophical titles into the general study subjects। आपको ये आप प्रैक्टिस में आता है। फिर जब आपके 800 वर्ड्स हो जाते हैं और ऑल दिस पैरास आर लिंक्ड टू द ईच अदर, देन यू कम टू द कंक्लूजन। अब कंक्लूजन से पहले थोड़ा समरी होता है। यू हैव टू राइट द समरी ऑफ द एसे व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। समरी में क्या लिखते हैं आप कि अभी तक मैंने ऐसे में ये चीजें कवर की हैं इन ब्रीफ। तो समरी ब्रीफ होता है वो। तो उसमें एक चीज और आती है, कुछ पॉइंट्स जो आप लिखना चाहते थे, जो कि आप ड्यूरिंग दी नहीं लिख पाए, हो जाता है। तो समरी ब्रीफ के बाद में व्हेन यू आर अबाउट टू गिव द इनोवेटिव आइडियाज, देन यू कैन ऐड दोज पॉइंट्स जो जो आप मिस कर गए। फिर आपका समरी ब्रीफ के बाद में यू हैव टू राइट द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन राइटिंग के भी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। अब क्योंकि मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन बताया कि उसमें कैची इंट्रोडक्शन होना चाहिए, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच कैचेस द आई ऑफ एग्जामिनर, तो आपने जो उसमें जो स्टोरी, कोई करंट अफेयर की न्यूज, एनीथिंग रिलेटेड लिखा है, उसी से रिलेटेड आप कंक्लूजन लिखिए। क्योंकि ऐसा होता है, ऐसे इज ए साइक्लिकल थिंग। अगर आपने चलाना शुरू किया है, किसी टॉपिक पे डिस्कशन शुरू किया, यू हैव टू कंक्लूड द डिस्कशन ऑन दैट टॉपिक ना। तो आपने जो ऐसे जो इंट्रोडक्शन में पिक किया था, आप उसी के बारे में कंक्लूजन लिखिए, एंड रीड द टाइटल ऑफ द essay and incorporate the title of the essay into your conclusion with the concluding remarks। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप इनोवेशन के बारे में सोचेंगे, आप 21st सेंचुरी इंडिया, तो आप 22nd सेंचुरी इंडिया के बारे में सोचेंगे। अब क्यों 21st एंड 21st लिखते रहना, हमेशा 22nd सेंचुरी लिख दो। तो ये कुछ ना कुछ आप इनोवेशन तो आपको देना ही देना है ऑप्टिमिज्म के साथ में। कितना भी आपको डिप्रेसिंग टाइटल लगे उसका ऐसे का, कितना भी डिप्रेसिंग टाइटल लगे, कितना भी आपको वॉयलेंस भी दिख टाइटल में आ सकता है, लेकिन आपको यू हैव टू कंक्लूड विद द ऑप्टिमिज्म। और उसके बाद में व्हेन यू कंक्लूड, कंक्लूजन से पहले आप थोड़ा ये देख लीजिए दैट यू हैव रिटन अराउंड 1200 वर्ड्स। अगर आपके वर्ड्स में कमी है तो आप थोड़ा सा ना समरी ब्रीफ को बढ़ा दीजिए, कंक्लूजन को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप बॉडी पार्ट में तो जा नहीं सकते वापस उसको बढ़ाने के लिए। और अभी आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यू हैव ओवरशूट दी वर्ड लिमिट तो आपको कंक्लूजन को 100 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में उसको कंक्लूड कर दीजिए। पूरे का पूरा ऐसे का तीनों पार्ट्स लिखना बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी पार्ट, समरी ब्रीफ और कंक्लूजन, चार पार्ट्स लिखने बहुत जरूरी हैं। अदरवाइज आप एग्जामिनर आपको इवेलुएट ढंग से नहीं कर पाएगा, और वो मार्क्स भी देगा तो दैट विल बी अराउंड 100, 105, 110। एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैट आपको एसएम में है ना 135 अबव आने चाहिए, 135 अबव आने ही चाहिए। दैट इज ओनली वेयर यू कैन फेच गुड रैंक। क्योंकि जीएस जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, जो 4 पेपर्स हैं, उनमें रेस्ट्रिक्शन है मार्क्स का। आप कितना भी एक्सेल करेंगे ना, यू टेंड टू गेट अराउंड 400 मार्क्स ओनली इन 4 पेपर्स, एंड स्टिल 400 मार्क्स इज अ गुड थिंग। बट यानी 400 मीन्स 40% मार्क्स इन ईच पेपर, whereas in essay you should get around 70%, sorry 70% is used, around 60%, 50 to 60%। तो ऐसे आपका बहुत इजी टारगेट है। ओनली थिंग इज दैट यू शुड प्रैक्टिस 5 to 10 essays बिफोर राइटिंग मेंस एग्जाम, विच मीन्स ऐसे पेपर्स, एक पेपर में 2 ऐसे, तो कम से कम आपको 10 to 20 essays लिखने हैं, 10 to 20 essays। Now I invite questions about this strategy or anything more you want to discuss with me. Sir, Yes.
सर जैसे हम लोग स्टैटिक टॉपिक्स रहते हैं, टेक्निकल टॉपिक्स रहते हैं, विमेन वगैरह, यस। उनके लिए हम लोग पहले से इंट्रोडक्शन, कैची इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सर फिलोसॉफिकल टॉपिक्स के लिए क्या हम लोग किस तरीके से पहले से तैयार, मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह तैयार करके रखें ताकि वहाँ यस, पे इतना ज़्यादा टाइम ना लगे, राइट, दिस इज और हम लोग पहले से फ्रेमवर्क बना के रखें। राइट, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एंड बाकी सब भी इस चीज को सुनिए। ये जरूर है कि आप कुछ टेम्पलेट्स बना के रखिए, लेकिन वो एग्जैक्ट टेम्पलेट आपको एज इट इज क्वेश्चन में अपने ऐसे पेपर में नहीं उतारना है। ऑब्वियसली यू हैव टू रीड द टाइटल ऑफ द ऐसे एंड यू हैव टू अप्लाई योर माइंड इनटू दैट। अब करते कैसे हैं ये देखो। जैसे मैंने अभी बताया, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर अबाउट द बालासोर एक्सीडेंट एंड अबाउट द यूक्रेन वॉर एंड अबाउट द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडिया, तो वहां पे क्या होता है न्यूज के अलावा? देखो, फर्स्ट डे जब होता है किसी भी इवेंट का, एक्सीडेंट का फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें सिर्फ फैक्ट्स आते हैं, न्यूज आती है। लेकिन व्हेन वी गो इनटू द सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, जब नए नए आर्टिकल आते हैं, उस न्यूज के बारे में कोई नई नई चीजें पता लगती हैं। तो अब हमें नई नई उसके बारे में सिर्फ फैक्ट्स नहीं रह जाते, फैक्ट्स तो पहले 2 दिन पता लग जाते हैं, उसके बारे में अब हमें कुछ ऐसी चीजें पता लगती हैं विच इज रिलेवेंट फॉर आर ऐसे। ठीक है? तो एक तो आप न्यूज़पेपर से उठाएंगे, न्यूज़पेपर की जो एडिटोरियल पेज है वहां से उठाएंगे, दैट इज अ वेरी गुड सोर्स। उसके अलावा आप जो बुक पढ़ रहे हैं और आपने जो बुक पढ़ दी है, आई वुड सजेस्ट कि आपने जो बुक पढ़ दिया आप उसका एक बार रिव्यू कीजिए, वो बुक दोबारा पढ़िए, दोबारा मतलब उसको जल्दी से पढ़ दीजिए। और अब उसको पढ़ते वक्त जब आपको दोबारा पढ़ रहे हैं या फिर नहीं फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हैं, अब उसको पढ़ते वक्त यूपीएससी दिमाग में रखिए बस। कि ये जो बुक की कहानी आ गई है, ये मैं यूपीएससी ऐसे में कैसे यूज करूंगा, ऐसे एंड इथिक्स। अच्छा, जब ऐसे पढ़ रहे हैं तो अब इथिक्स भी ध्यान रखिए, और जब इथिक्स पढ़ रहे हैं तो ऐसे को ध्यान रखिए। तो जो भी आप एक्टिविटी अपने डेली रूटीन में कर रहे हैं, बुक रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगजीन रीडिंग, तो वो ऐसे के दिमाग से सोचिए कि इसको ऐसे में कहाँ यूज करूंगा, इन इंट्रोडक्शन, इन बॉडी, इन कंक्लूजन। आप रील्स देखते हैं, अब क्योंकि आप कंटेंट की बात हो रही है और डेली रूटीन की बात हो रही है, आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं। अब कहेंगे काफी लोग कि नहीं सर हम इतना इंटरनेट यूज नहीं करते, लेकिन जो यूज करते हैं तो मैं उनको बता दूं हाउ टू मेक इट ए प्रोडक्टिव वन। इंस्टाग्राम पे यूज करते हैं, देखते हैं रील्स। अब रील्स को देखते वक्त आप ये सोचिए कि मैं उसको ऐसे में कैसे डालूंगा। कोई ना कोई हार्ड वर्किंग रील होती है, जैसे कोई जिम वाला है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग दिखाते हैं उसमें। ठीक है? कोई ऐसा होता है कि हाउ टू बिल्ड, ऐसे मैंने कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स की रील देखी थी, जो घर बनाते हैं, दो दो लड़के होते हैं, दो भाई, जो अफ्रीकन उसमें डेजर्ट में घर बनाते हैं अपना, यूजिंग दी नेचुरल रिसोर्सेज ओनली। देखा होगा आपने, कुछ लोगों ने सिर्फ नेचुरल रिसोर्स यूज करते हैं वो, कोई कंक्रीट यूज नहीं करते, कोई सीमेंट यूज नहीं करते, कोई आयरन बार्स कुछ यूज नहीं करते, बेम्बू यूज करते हैं, मड यूज करते हैं, बनाना लीव्स यूज करते हैं। तो आप ये सोचिए उसको अगर कहाँ उसको न्यूज ऐसे में डालना हो, या छोटी सी केस स्टडी एथिक्स में डालनी हो, दे बिल्ड अ वेरी गुड हाउस यूजिंग ऑल दीज नेचुरल मटेरियल ओनली। तो एक आर्टिफिशियल लिविंग हो गई है जो हमारी, और उससे रिलेटेड कोई ऐसे आ सकता है, यू कैन कोट दोज। अब ये है कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दी दोज टू अफ्रीकन ब्रदर्स, तो अब थोड़ा वेग हो गया कि दो वो अफ्रीकन ब्रदर्स। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में अगर आपको देखेंगे, उनके बारे में थोड़ा विकीपीडिया पढ़ लीजिए, न्यूज पढ़ लीजिए कि वो कौन है, कोई क्या, और ऐसा भी हो जाता है हम अवेयर नहीं होते, कई बार उनको अवार्ड भी मिल जाता है, एंड वी आर नॉट अवेयर अबाउट दो सिचुएशन। तो आप देखेंगे तो अब वो पता लगेगा, हाँ यार अच्छा अवार्ड भी मिला है। सो दोज काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि अवार्ड मिला तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्सल रिकॉग्निशन है उसका। अब दैट कुड बी यूज्ड इन योर ऐसे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई कोई पर्टिकुलर डाउट, कोई पर्सनल डाउट ऐसे को लेकर कि मेरे को भाई, अच्छा हाँ, एक बात और आपने बताया था कि आई एम गेटिंग कॉन्स्टेंटली 105 110 मार्क्स, उसमें इम्प्रूव नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली आपको स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है। स्ट्रेटेजी आप ये देखिए, अभी तक आप क्या करते आ रहे थे, इंट्रोडक्शन में, बॉडी में, हर चीज में, हर हर कंपोनेंट में क्या करते आ रहे थे, एंड नाउ यू हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू, न्यू टू द टेबल, तभी आपके एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे। एंड जो मैंने बताया है, या फिर आप मैं आपको जो यूट्यूब में
यूट्यूब लिंक भेजूंगा खान सर का। आप ये देखिए कि आपकी स्ट्रेटेजी उस स्ट्रेटेजी से कैसे अलग है, और वो स्ट्रेटेजी अडप्ट। तो ये, और ये देखिए कि आप है ना वो स्ट्रेटेजी यूज करके अगर आपको कोचिंग वाले कहीं से आप इवेल्युएट करवाते हैं, तो देन यू हैव टू सी द डिफरेंस इन द मार्क्स, कि आपके वो स्ट्रेटेजी यूज करके कोई मार्क्स में गेन हुआ है कि नहीं हुआ है। सो आपको जिनके पुअर मार्क्स आ रहे हैं, यू हैव टू कंप्लीटली चेंज द स्ट्रेटेजी। एंड ऑब्वियसली बिना प्रैक्टिस किए मेंस एग्जाम में नहीं जाना है विद अ न्यू स्ट्रेटेजी। यू हैव टू प्रैक्टिस 10 to 20 ऐसे बिफोर द मेंस एग्जाम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीवन? जो आपने क्वेश्चंस पूछे थे, जो चार पांच, आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। यू कैन रिमाइंड मी इफ आई हैव लेफ्ट सम, Yes, sir. यू कैन रिमाइंड मी इफ आई हैव लेफ्ट सम क्वेश्चंस। हाँ। No question, sir. Talking about the यस, interpretation of the report. Yeah. So some objective यस, parameters, for example. Yeah. Mhm. ओके। You want to know about some objective parameters while interpreting the Yeah. title of the essay? Yeah. Yes. Sir. Yes. Sir, Okay. sir, if you could take example of last year's paper, you could take an example. That would be good. Okay. See, I do not have paper in front of me. Can you someone of out of you can read any topic you like? Do you have some any one of you have a question paper in front of you? Poets are the Yes. unacknowledged Yes, sir, I legislators have. of the world. Yes. Please clearly read the article. Yeah. Yes. Who is reading the article? Deepak, Yeah. Okay, sir. Poets are read the the title. poets are the unacknowledged legislators of the world. Okay. The topic is Poets not are in the front of me. unacknowledged. Okay. Poets Legislators are of the the world. unacknowledged legislators of the world. Of the world. Yeah. हाँ, तो देखो, मैंने सबसे पहले आपको ये कहा था कि यू हैव टू डिसेक्ट द टॉपिक, और आप ये देखिए कि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा वर्ड, डिफरेंट वर्ड्स होने चाहिए विच हैव देयर ओन एग्जिस्टेंस, जिसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं। 2 या 3 वर्ड होंगे तो नहीं लिख पाएंगे। सो हियर वन इज पोएट, सेकंड इज अनएक्नोलेज्ड, आपको हर वर्ड को इंपॉर्टेंस देनी है, हर वर्ड को। थर्ड इज लेजिस्लेटर, एंड फोर्थ इज वर्ल्ड। अब देखो, हर वर्ड को इंपॉर्टेंस देने का मतलब है, अगर आप एक वर्ड छोड़ दो, पोइट आर द लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, अनएक्नोलेज नहीं आया उसमें, तो आप क्या करोगे, आप उसमें अनएक्नोलेज को एड्रेस नहीं कर पाओगे। 1200 वर्ड्स आप उसमें लिख दोगे, पोइट्स आर द लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। उसमें क्या होगा, यू विल नॉट बी एबल टू कन्वे द मैसेज ऑफ द टाइटल। लेकिन अगर आप अनएक्नोलेज वर्ड को यूज करोगे, तो आप मैसेज दोगे टाइटल का, कि अब देखिए, क्योंकि अब इसमें पूरा एम्फेसिस ही अनएक्नोलेज पे है, कि पोएट्स आर जो उनको ज्यादा एक्नोलेज नहीं किया गया है, बट दे आर द लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। अब ये देखो, क्या लगता है कि कहाँ से आया होगा। अब अपना जीएस का नॉलेज अप्लाई कीजिए इसमें, कि यार ये टॉपिक कहाँ से आया होगा। ये मुझे लगता है, जो फॉर एग्जाम्पल मैं इस ऐसे को मैं कैसे लिखता, मुझे लगता है कि जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन और जो उसके बाद में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था, ठीक है, तो उसमें कितने सारे फिलोसोफर्स थे, एंड मेनी ऑफ दोज फिलोसोफर्स वर पोएट्स आल्सो। उसमें नो डाउट उसमें पॉलिटिकल भी थे, रूसो एंड ऑल दैट, उसमें इकोनॉमिस्ट भी थे, एडम स्मिथ, एंड उसमें फिर ये तुम्हारे कुछ नेचुरलिस्ट भी थे, और साइंटिस्ट भी थे, बट उसमें पोइट्स भी थे, ठीक है। तो अब ये मान के चलो कि अभी मेरे को जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है, उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना है। और देखो, पोइट्स थे वन थिंग, अनएक्नोलेज थे, क्योंकि उन्होंने जब वो बोलते थे, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इतना जल्दी नहीं हुआ था। इट टुक अराउंड सम 2-3 डिकेड्स फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टू अकर, यानी फॉर सम टाइम
For some decades, those poets were unacknowledged. Getting the point? And फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्योंकि हो गया, फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, सो दे बिकेम लेजिस्लेटर। क्योंकि उन्होंने जो फिलोसॉफी दी उसके बाद में ही वो फिलोसॉफी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स में कहीं ना कहीं ऐड हुई है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर अबाउट द पर्सन, लेकिन उसने ये कहा कि आप क्रांति कर सकते हैं। आप क्रांति कर सकते हैं, वो डायरेक्ट ये नहीं बोलता था कि आप राजा के खिलाफ क्रांति कर दीजिए। और क्रांति कर सकते हैं तो उसके बाद में क्या होगा, वो अपनी पोएम के थ्रू एक्सप्रेस करता था। फिर धीरे धीरे क्रांति हो गई, और क्रांति हो गई तो उसके क्रांति की वजह से हर किसी क्रांति में आइडियल्स होते हैं। क्रांति ऐसे तो नहीं उठ के आती। रशियन रिवॉल्यूशन क्या आइडियल था? लेबर, रेस्पेक्ट ऑफ द लेबर, है ना। कैपिटलिज्म के अगेंस्ट था। कैपिटलिज्म तो पूरा का पूरा पैसा मालिक खा जाता है। मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा पैसा मालिक खा जाता है। लेबर का क्या, वो 300 रुपए लेके चला जाता है। वेयर इज द डिग्निटी एंड द रेस्पेक्ट ऑफ द लेबर? तो उसका आइडियल क्या था? आइडियल रशियन रिवॉल्यूशन का लेबर, डिग्निटी, रेस्पेक्ट। आप इसमें डालिए। वैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आइडियल क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो पोइट्स ने बात की उसके बारे में। फिर रिवॉल्यूशन हुआ, और फिर जब रिवॉल्यूशन हुआ तो वो आर्टिकल्स में आ गया। हमारे आर्टिकल्स में भी तो है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये जैसे मैंने बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि इस एंगल से ले जाऊंगा, पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, अच्छा, चौथा वर्ड मैं मिस कर गया। अब देखो ये गलती हुई ना, जब मैं सोच रहा था तो मैं सोचता सोचता कहाँ चला गया, ड्रिफ्ट चला गया, और मैं वर्ल्ड के बारे में वर्ड में से मिस हो गया। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? अगर एक कंट्री, एक नेशन, एक देश के बारे में बोलते हैं, इंडिया के बारे में, तो आपको ऐसे का टाइटल, ऐसे का इंट्रोडक्शन शुड रिवॉल्व अराउंड दैट कंट्री ओनली। लेकिन अब उन्होंने वर्ल्ड बोल दिया है। सो दैट अभी तो हमने एग्जांपल फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ले लिया, सो विच इज सेटिस्फाइंग माय टॉपिक। बट अदरवाइज वर्ल्ड का टॉपिक है और आप इंडिया का एग्जांपल दे रहे हैं। इंडिया इज ऑब्वियसली द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नो डाउट, लेकिन यू हैव टू ब्रॉड योर होराइजन। आपका एग्जांपल सीधा वर्ल्ड से ही आना चाहिए, ठीक है, द लार्जर वर्ल्ड। गेटिंग द पॉइंट? तो जैसे अभी अभी हमारे यहाँ ये जो एग्जांपल है और ये जो हमारी स्टोरी है टू स्टार्ट विद, तो ये सेटिस्फाई कर रही है। आप समझ पाए अगर इसे कैसे मैंने डिसेक्ट किया है? अब देखो, ये तो मैंने अभी हाँ, किस बेसिस पे मैं डिसेक्ट कर पाया? मेरे जीएस के नॉलेज पे। सिंपल है ना। लेकिन अगर यही आप हर टॉपिक को प्रैक्टिस करेंगे तो आप है ना बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी ला पाएंगे, इससे भी ज्यादा। अच्छा, एक काम और कीजिए, 10 एसेज 20 एसेज लिखने के बाद में है ना, आप और 10 टाइटल्स उठाइए बस। उसको पूरा 3 घंटा नहीं लिखना है, ठीक है? 3 घंटा नहीं लिखना है उसको, सिर्फ 10 टाइटल उठाइए और हर टाइटल पे आप आधा घंटा काम कीजिए। क्या करेंगे आप उस आधे घंटे में? आप उस आधे घंटे में फ्रेमवर्क बनाएंगे, सिर्फ फ्रेमवर्क। पूरा ऐसे नहीं लिखना है। फ्रेमवर्क में ये सोचिए कि इस टाइटल के बारे में मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखूंगा, बॉडी, मेन बॉडी कंटेंट में क्या लिखूंगा, समरी ब्रीफ में क्या लिखूंगा, और मैं उसको कंक्लूड कैसे करूंगा। ठीक है? इस टाइटल में मैं फैक्ट्स डाटा क्या डालूंगा, मैं इसमें इमोशनल अपील क्या करूंगा, ठीक है, और इसमें मैं कंक्लूजन में इनोवेशन क्या डालूंगा। सिर्फ ये एक्सरसाइज कीजिए 10 टॉपिक को लेकर। देखना आपकी सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। फिर आप चलते चलते है ना, किसी भी दोस्त से डिस्कशन कर रहे हैं ना, कोई भी टॉपिक बोलो उसको, कोई भी टॉपिक दे मेरे को, मैं उसको ऐसे लिख के दिखाता हूँ 5 मिनट में। ऐसे आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे में 135 नंबर लाना इजी है। ओनली थिंग इज कि प्रैक्टिस नहीं करते हम सोचते हैं यार जीएस का नॉलेज है अपने पास में, जाके लिख दूंगा ऐसे। प्रैक्टिस नहीं करते, स्ट्रक्चर नहीं बनाते हम ऐसे का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, sir, what additional sources for reading should we look into, except the newspapers? कोई ना कोई Nothing. एडिशनल नहीं जाना, नहीं जाना। क्यों? Okay. क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास में।
और जो हमने जो पढ़ लिया उसका रिवीजन जरूरी है। तो ऐसे के बहाने से हमारा रिवीजन भी होता है और हमें उसी में से कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है। सो न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स एंड योर जीएस थिंग एंड योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट में यार इतनी कहानियां होती हैं, और ये ऐसे आ कहाँ से रहे हैं? ऑप्शनल से ही आ रहे हैं। एक ऐसे था जो कि एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक था, तो एंथ्रोपोलॉजी वालों के तो मजे हो गए, ऐसे में डाल दिया सारा का सारा उन्होंने। बताओ, और बताओ, एनी मोर क्वेश्चंस? और आप उसमें भी और कोई इश्यू नहीं है, यू कैन कांटेक्ट मी इंडिविजुअली ऑल्सो। ठीक है, किसी भी दिन, किसी भी टाइम, फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स आपका मेंस एग्जाम है, नहीं भी है जिसका, यू कैन ऑल्सो कांटेक्ट मी, वी कैन डिस्कस इंडिविजुअली ऑल्सो, है ना? नो प्रॉब्लम। सर, sir, are you here? I think the discussion has almost reached its conclusion. यस यस यस, मुझे लगता है अगर Yes, sir. किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं हैं देन वी कैन कंक्लूड। और उसके अलावा जैसा आपने बताया दीपक, मैं आपका Yes, sir. जो कांटेक्ट है इन लोगों से जो भी चाहेंगे मैं शेयर कर दूंगा, और दे कैन कांटेक्ट Yes, यू sir. इंडिविजुअली, Sure, sir. राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो आइडिया ये है कि जिन भी लोगों का प्री में सिलेक्शन होता है तो हम लोग नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपके साथ रहेंगे। और मैंने लास्ट 7-8 ईयर्स में ये देखा है कि लोग कई बार जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता है कि उनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है। Right. सबको लगता है कि इनफ गाइडेंस है, इतना मटेरियल है, इतना सब वीडियोज अवेलेबल हैं, तो कहीं से भी देख ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। जो पर्सनलाइज गाइडेंस है उसका कोई विकल्प नहीं है। और कई बार क्या है कि हमारा Yes, sir. डायरेक्शन लेस हो जाते हैं कई बार, जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से अलग अलग आइडियाज लेते हुए। तो मैं तो एडवाइस यही करूँगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों ने कई बार मेंस लिखा हुआ है, थोड़े थोड़े मार्क्स से लोगों का सिलेक्शन रुक रहा है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप जो मेंटर्स हैं उनकी बातों का सीरियसली सुनेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें बिल्कुल दो राय नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो। सो थैंक यू दीपक, आपको हम बीच बीच में परेशान करते रहेंगे Thank you. मेंटेनेंस के लिए। बिल्कुल sir. बिल्कुल। ओके, Yes, और sir. नेक्स्ट सेशन के लिए मैंने सबको लिंक भेज दिया है व्हाट्सएप पे। थैंक यू सर। तो जो सूर्य प्रताप सिंह का जो नेक्स्ट शो 7 बजे शुरू होगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू ऑल। Okay, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you very much. Bye-bye.